भाग 3। नमस्कार, कहानी 12 में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास आंख की किरकिरी। आशा का यह बिस्तर, यह पलंग, सभी तो उसी का इंतजार कर रहे थे। उस सजाए सजाए कक्ष को बिनोदिनी देखती और इस बात को किसी भी तरह न भुला पाती। इस घर की वह महज एक मेहमान है। आज उसे जगह मिली है, कल छोड़ जाना होगा। तीसरे पहर बिनोदिनी खुद अपनी अनूठी कुशलता से आशा का जूड़ा बांध देती और जतन से श्रृंगार करके उसके पति के पास भेजा करती। इस तरह खामखाह देर कर देना चाहती। नाराज होकर महेंद्र कहता, तुम्हारी यह सहेली तो टस से मस नहीं होना चाहती, घर कब जाएंगी? उतावली हुई आशा कहती, ना, मेरी आंख की किरकिरी पर तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी चर्चा उसे कितनी अच्छी लगती है। किस जतन से वह सजा संवार कर मुझे तुम्हारे पास भेजा करती है। राजलक्ष्मी आशा को कुछ करने धरने न देती। बिनोदिनी ने उसकी तरफदारी की और उसे काम में जुटाया। बिनोदिनी को आलस जरा भी नहीं था। दिन भर एक सी काम में लगी आशा को वह छुट्टी नहीं देना चाहती। एक के बाद दूसरा वह कामों का कुछ ऐसा क्रम बनाती कि आशा के लिए जरा भी चैन पाना गैर मुमकिन था। आशा का पति छत वाले सूने कमरे में बैठा चिढ़ के मारे छटपटा रहा है। यह सोचकर बिनोदिनी मन ही मन हंसती रहती। आशा अकुलाकर कहती, भई आंख की किरकिरी, अब इजाजत दो, वह नाराज हो जाएंगे। छठ बिनोदिनी कहती, बस जरा सा इसे खत्म करके चली जाओ, ज्यादा देर न होगी। जरा देर में आशा फिर उद्विग्न होकर कहती, न बहन, अब वह सचमुच ही नाराज होंगे, मुझे छोड़ दो, चलूं मैं। बिनोदिनी कहती, जरा नाराज ही हुए तो क्या? सुहाग में गुस्सा न मिले तो मोहब्बत में स्वाद नहीं मिलता। जैसे सब्जी में नमक मिर्च के बिना। लेकिन नमक मिर्च का मजा क्या होता है, यह बिनोदिनी ही समझ रही थी। न थी सिर्फ उसके पास सब्जी, उसकी नस नस में मानो आग लग गई। जिधर भी नजर करती चिंगारियां उगलती उसकी आंखें। ऐसी आराम की गिरस्ती, ऐसे सुहाग के स्वामी। इस घर को तो मैं राजा की रियासत, इस स्वामी को अपने चरणों का दास बनाकर रखती। आशा को गले लगाकर, भई आंख की किरकिरी, मुझे बताओ ना, कल तुम लोगों में क्या बातें हुई? तुमने वह कहा था जो मैंने करने को कहा था। तुम लोगों के प्यार की बातें सुनकर मेरी भूख प्यास जाती रहती है। एक दिन आखिर आजिज आकर महेंद्र ने माँ से कहा, यह अच्छी बात है माँ, दूसरे के घर की एक जवान विधवा को घर रखकर एक भारी जिम्मेदारी कंधे पर लाद लेने की क्या पड़ी है? जाने कब क्या मुसीबत हो। राजलक्ष्मी ने कहा, अरे ये तो अपने विपिन की बहू है, इसे मैं बिरानी थोड़े ही समझती हूँ। महेंद्र ने कहा, जो कहो, लेकिन यह अच्छा नहीं है। मेरी राय में इसे रखना ठीक नहीं। राजलक्ष्मी खूब जानती थी कि महेंद्र की राय को ठकराना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने बिहारी से कहा, अरे बिहारी, तू एक बार महेंद्र को समझाकर देख। ये विपिन की बह जब से यहाँ है तभी से इस बुढ़ापे में मुझे थोड़ा आराम मिला है। वह पराई हो या जो हो, किसी से कभी ऐसी सेवा नहीं करता है। बिहारी ने कोई जवाब न दिया। वह जाकर महेंद्र से बोला, क्या बिनोदिनी की भी सोचते हो? महेंद्र ने हंसकर कहा, सोचकर रात की नींद हराम है। अपनी भाभी से पूछ देखो। बिनोदिनी के ध्यान से इन दिनों और सब ध्यान टूट गया है। घूंघट की आड़ से आशा ने महेंद्र को चुपचाप धमकाया। बिहारी ने कहा, अच्छा, दूसरा विषवृक्ष। एक चुन्नी उसे यहाँ से निकाल बाहर करने को छटपटा रही है। घूंघट से आशा की आंखों ने फिर उसे झिड़का। बिहारी ने कहा, निकाल ही बाहर करो तो लौट आने में कितनी देर लगती है? अरे विधवा का विवाह रचा दो, विष के दांत एक बारगी टूट जाएंगे। महेंद्र बोला, विवाह तो कुंद का भी कर दिया गया था। बिहारी ने कहा, इस उपमा को अभी छोड़ो। बिनोदिनी की बात कभी कभी मैं सोचा करता हूँ, तुम्हारे यहाँ तो जिंदगी भर यह रह नहीं सकती और इनके यहाँ का जंगल किसी के लिए भी वनवास है। बिनोदिनी आज तक महेंद्र के सामने नहीं गई, पर बिहारी ने उसको देखा है। उसने सिर्फ इतना समझा है कि यह स्त्री जंगल में छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन शिखा घर के दिए में एक तरह से जलती है और दूसरी तरह वह घर को आग भी लगा देती है। महेंद्र के मन में यह शंका भी थी। महेंद्र ने इस बात पर बिहारी की खूब खिल्ली उड़ाई। बिहारी ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन उसके मन ने समझा था कि यह स्त्री खिलवाड़ करने की नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। राजलक्ष्मी ने बिनोदिनी को सावधान कर दिया। कहा, देखना बेटी, बहू से इतनी मिठास न रखना। तुम गांव घर में गृहस्थ के यहाँ रही हो, आजकल के चाल चलन को नहीं जानती, बुद्धिमती हो, समझ बूझ कर चलना। इसके बाद बिनोदिनी ने आशा को दूर ही दूर रखा। कहा, मैं भयवती कौन हूं? मेरी जैसी स्त्री से अगर आप अपनी इज्जत बचाकर चलना नहीं चाहते तो कब क्या हो जाएगा कौन कह सकता है। आशा निहोरे, विनती करती, गिड़गिड़ाती, रोती पीटती।
लेकिन बिनोदिनी एकदम अडिग। बातों से आशा आकंठ भर उठी, मगर बिनोदिनी ने तरजीह न दी। इधर महेंद्र के बाजू शिथिल हो गए। जो अनियम और उच्छृंखलता पहले उसे कौतुक सी लगती थी, वही अब धीरे उसे दुखाने लगी। आशा की सांसारिक अपटुता से उसे खींच होती, लेकिन जब आंख खोलकर कहता नहीं, प्यार की जलती हुई सेज पर आंख खोलकर धीरे धीरे घर गृहस्थी के धंधों लिखाई, पढ़ाई में ध्यान देकर महेंद्र ने करवट बदली। अपनी चिकित्सा संबंधी किताबों का उसने जाने कहां से उद्धार किया और अपने कोट पतलून को धूप दिखाने की चेष्टा की। दिनोदिनी जब बिल्कुल ही पकड़ में न आई तो आशा को एक तरकीब सूझी। बोली, भैया की किरकिरी, तुम मेरे पति के सामने क्यों नहीं आती, भागती क्यों फिरती हो? बिनोदिनी ने बड़े संक्षेप में लेकिन तेज स्वर में कहा। छे। आशा बोली, क्यों, माँ से मुझे पता चला है तुम हम लोगों की गैर नहीं हो। गंभीर होकर बिनोदिनी ने कहा, संसार में अपना पराया कोई नहीं होता। जो अपना मानता है वही अपना है, और जो पराया समझता है वह अपना होते हुए भी पराया है। आशा ने देखा, यह बात लाजवाब है। वास्तव में उसके पति बिनोदिनी के साथ ज्यादती करते हैं, सचमुच उसे गैर समझते हैं और नाहक ही उससे खींचा करते हैं। उस दिन सांझ को आशा ने बड़े नाजो अंदाज से पति के सामने छेड़ा। तुम्हें मेरी आंख की किरकिरी से परिचय करना पड़ेगा। महेंद्र हंसकर बोला, तुम्हारे साहस की बलिहारी। आशा ने पूछा, क्यों, इसमें डर किस बात का? महेंद्र, अपनी सखी की जिस गजब की खूबसूरती का जिक्र किया करती हो, वह लोग खतरे से खाली नहीं। आशा ने कहा, खैर वह मैं देख लूंगी, तुम उससे बोलोगे या नहीं इतना बता दो। बिनोदिनी को देखने का कौतूहल महेंद्र को भी था, फिर भी यह आग्रह उसे ठीक नहीं लग रहा था। हृदय के नाते के बारे में महेंद्र के उचित अनुचित का आदर्श औरों की अपेक्षा कुछ कड़ा था। इसके पहले वह विवाह की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए कि कहीं माँ के अधिकार पर आंच न आए, और अब आशा के संबंध की रक्षा वह इस तरह से करना चाहता कि किसी पराई औरत के लिए मन में जरा सा भी कौतूहल न पैदा हो। प्यार के मामले में वह बड़ा वैसा सा है, लेकिन पक्का इस बात का उसे मन ही मन नाज भी था। यहाँ तक कि वह चूंकि बिहारी को अपना दोस्त कहता, इसलिए दूसरे किसी को भी वह मित्र नहीं मानना चाहता। कोई उसकी ओर खींचकर आता भी तो वह जबरदस्ती उसकी ओर से लापरवाही दिखाता और बिहारी के सामने उस बेचारे का मजाक उड़ाते हुए अपनी उदासी जाहिर करता। बिहारी कहीं ऐतराज करता तो महेंद्र कहता, यह तुमसे हो सकता है, कहीं भी जाते हो तुम्हें मित्रों की कमी नहीं रहती। मगर मैं हर किसी को मित्र नहीं मान सकता। ऐसे महेंद्र का मन जब इधर एक अपरिचिता की ओर कौतूहल और व्यग्रता से बरबस खिंच जाया करता तो अपने आदर्श के आगे वह नीचा हो जाता। सो वह बिनोदिनी को घर से हटाने के लिए अपनी माँ को तंग करने लगा। महेंद्र ने कहा, रहने भी दो चुन्नी, तुम्हारी किरकिरी से गप शप की फुर्सत कहाँ है अपने पास? पढ़ने के वक्त किताबों से नाता और फुर्सत की घड़ियों के लिए तुम हो इस बीच। आशा ने कहा, खैर तुम्हारी पढ़ाई के समय का हिस्सा नहीं लूंगी, अपने ही समय में से कुछ मैं अपनी किरकिरी को दे दूंगी। महेंद्र बोला, माना तुम दे दोगी, मगर मैं क्यों दूंगा? दोनों के बीच में बिनोदिनी के लिए सुई की नोक भर भी जगह छोड़ने को महेंद्र तैयार नहीं था। यह बात उसके गर्व का विषय बन बैठी। उसका वह गर्व आशा से सहा नहीं जाता, पर आज उसने हार कबूल कर ली। चाहा, खैर मेरी ही खातिर तुम मेरी किरकिरी से बोलो। आशा के आगे अपने प्रेम की दृढ़ता और श्रेष्ठता प्रमाणित करके अंत में बड़ी कृपा करके वह बिनोदिनी से बात करने को राजी हुआ। दूसरे दिन सुबह आशा गई और सोई हुई बिनोदिनी से लिपट गई। बिनोदिनी बोली, यह कैसा गजब, चकोरी आज चांद छोड़कर मेघ के दरबार में। आशा ने कहा, तुम लोगों की यह कविता मेरी समझ में नहीं आती, फिर गोबर में नाहक घी क्या डालना जो इन बातों का जवाब दे सकता है? चलकर एक बार उसे सुनाओ। बिनोदिनी ने पूछा, आखिर वह रसिक है कौन? आशा ने कहा, तुम्हारे देवर, मेरे पति। मजाक नहीं, तुमसे बातें करने के लिए वह मुझे परेशान कर रहे हैं। बिनोदिनी अपने मन में बोली, बीवी के हुक्म से मेरी बुलाहट हुई है और मैं सिर पर पांव रखकर भागी जाऊंगी, ऐसी समझा है मुझे। बिनोदिनी किसी भी तरह तैयार न हुई। आशा पति के सामने खड़ी हुई। मन महेंद्र इस पर बड़ा नाराज हुआ। मेरे सामने आने में ऐतराज। मुझे दूसरे मामूली लोगों सच समझती है, और कोई होता तो जाने कब कितने बहानों से बिनोदिनी से मिलता, बोलता, चालता, लेकिन महेंद्र ने इसकी कभी कोशिश तक न की। इसी से बिनोदिनी को क्या मेरा परिचय नहीं मिला? वह एक बार भली तरह जान लेती तो समझ जाती कि मुझ में और दूसरे किसी पुरुष में क्या फर्क है। 2 दिन पहले बिनोदिनी भी कुढ़न से बोली थी, इतने दिनों से इस घर में हूं और महेंद्र एक बार मुझे देखने की कोशिश भी नहीं करता। बुआ के कमरे में होती हूं तब भी वह किसी बहाने अपनी माँ के पास नहीं आता।
ऐसी लापरवाही किस बात की? मैं कोई जड़ पदार्थ हूं, मैं आदमी नहीं, स्त्री नहीं। कहीं वह मुझे जान पाता तो पता चलता कि उसकी प्यारी चुन्नी और मुझ में क्या फर्क है। आशा ने तरकीब सुझाई। तुम कॉलेज गए हो, यह कहकर मैं उसे अपने कमरे में ले आऊंगी कि अचानक बाहर से तुम आ जाना। बस कोई बस न चलेगा। महेंद्र ने पूछा, आखिर किस गुनाह के लिए उसे इतनी बड़ी सजा? आशा बोली, मुझे गुस्सा आ गया है, तुमसे मुलाकात करने में भी आपत्ति, उसकी अकड़ तोड़कर ही रहूंगी। महेंद्र बोला, तुम्हारी प्यारी सखी की देखे बिना मैं मरा नहीं जा रहा हूं। मैं यूं चोरों की तरह मिलना नहीं चाहता। आशा ने महेंद्र का हाथ पकड़कर विनती की, मेरे सिर की कसम, तुम्हें एक बार, बस एक बार तो तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। जैसे भी हो उसकी हैकड़ी तो भुलानी ही पड़ेगी, फिर तुम्हारा जैसा जी चाहे करना। महेंद्र चुप रहा। आशा बोली, मेरी आरजू है, मान जाओ। महेंद्र को भी ललक हो रही थी, इसीलिए बेहद उदासी दिखाकर वह सहमत हुआ। शरद की धुली दोपहरी। महेंद्र के कमरे में विनोदिनी आशा को कारपेट के जूते बनाना बता रही थी। आशा अनमनी सी बार बार बाहर ताक कर गिनती में भूल करके अपना बेहद सीधापन दिखा रही थी। आखिर तंग आकर विनोदिनी ने उसके हाथ का कारपेट झपट कर गिरा दिया और कहा, यह तुम्हारे बस का नहीं, मैं चलती हूँ, काम पड़ा है। आशा ने कहा, बस जरा देर और देखो, अब भूल नहीं होगी। आशा सीने से लग गई। इतने में दबे पांव महेंद्र आया और दरवाजे के पास विनोदिनी के पीछे खड़ा हो गया। आशा सिलाई पर आंखें गाड़े हुए ही धीरे धीरे हंसने लगी। विनोदिनी ने पूछा, एकाएक हंसी किस बात पर आ गई? आशा से और न रहा गया। वह खिलखिला पड़ी और विनोदिनी के बदन पर कारपेट फेंक कर बोली, तुमने ठीक ही कहा, यह मेरे बस का नहीं। और विनोदिनी से लिपटकर और जोर से हंसने लगी। विनोदिनी पहले ही ताड़ गई थी। आशा की चंचलता और हाव भाव से उससे छिपा कुछ न था। वह यह भी खूब जान गई थी कि महेंद्र कब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। निरी नादान बनकर उसने अपने को आशा के आसान जाल में फंसने दिया। अंदर आते हुए महेंद्र ने कहा, मैं बदनसी भी इस हंसी से क्यों वंचित हूं? चौंक कर विनोदिनी ने माथे पर कपड़े का पल्ला डाला और उठने लगी। आशा ने उसका हाथ धर दबाया। महेंद्र ने कहा, या तो आप बैठिए, मैं चला जाता हूं, या फिर आप भी बैठिए। मैं भी बैठता हूं, जैसा कि आमतौर से औरतें करती हैं। छीना झपटी शोरगुल करके विनोदिनी ने शर्म की धूम नहीं मचाई। उसने सहज ही सुर में कहा, आपके ही अनुरोध से बैठती हूं, लेकिन मन ही मन अभिशाप न दीजिएगा। महेंद्र ने कहा, अभिशाप दूंगा कि आप में देर तक चलने की शक्ति न रह जाए। विनोदिनी ने कहा, इस अभिशाप से मैं नहीं डरती, क्योंकि आपका देर तक ज्यादा देर का नहीं होगा, शायद अब खत्म भी हो चला। और उसने फिर उठकर खड़ा होना चाहा। आशा ने उसका हाथ थाम लिया। कहा, सिर की सौगंध तुम्हें, और कुछ देर बैठो। आशा ने पूछा, अब सच सच बताना, मेरी आंख की किरकिरी कैसी लगी तुम्हें? महेंद्र ने कहा, बुरी नहीं। आशा बहुत ही क्षुण्ण होकर बोली, तुम्हें तो कोई अच्छी ही नहीं लगती। महेंद्र, सिर्फ एक को छोड़कर। आशा ने कहा, अच्छा, परिचय जरा जमने दो, फिर देखती हूं अच्छी लगती है या नहीं। महेंद्र बोला, जमने दो, यानी ऐसा लगातार चला करेगा रवैया? आशा ने कहा, भला मनसाहत के नाते भी तो लोगों से बोलना चालना पड़ता है। एक दिन की भेंट के बाद ही अगर मिलना जुलना बंद कर दो तो क्या सोचेगी बेचारी? तुम्हारा हाल ही अजीब है। और कोई होता तो ऐसी स्त्री से दौड़कर मिला करता, और तुम हो कि आफत आ पड़ी मानो। औरों से अपने इस फर्क की बात सुनकर महेंद्र खुश हुआ। बोला, अच्छा यही सही, मगर ऐसी जल्दबाजी क्या? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूं, न तुम्हारी सखी को भागने की जल्दी है, लिहाजा बीच बीच में भेंट हुआ ही करेगी, और भेंट होने पर भल मन साहत रखे। इतनी अक्ल तुम्हारे पति को है। महेंद्र ने सोचा था, अब से विनोदिनी किसी न किसी बहाने जरूर आ जाया करेगी, लेकिन गलत समझा था। वह पास ही नहीं फटकती कभी, अचानक जाते आते भी कहीं नहीं मिलती। अपनी स्त्री से वह इसका जिक्र भी न करता कि कहीं मेरा आग्रह न झलक पड़े। बीच में विनोदिनी से मिलने की स्वाभाविक और मामूली सी इच्छा को छिपाए और दबाए रखने की कोशिश में उसकी अकुलाहट बढ़ने लगी। फिर विनोदिनी की उदासीनता उसे और उत्तेजित करने लगी। विनोदिनी से भेंट होने के दूसरे दिन प्रसंगवश यूं ही मजाक में महेंद्र ने आशा से पूछा, तुम्हारा यह अयोग्य पति तुम्हारी आंख की किरकिरी को कैसा लगा? महेंद्र को इसकी जबरदस्त आशा थी कि पूछने से पहले ही आशा से उसे इसका बड़ा ही अच्छा ब्यौरा मिलेगा, लेकिन सब्र करने का जब कोई नतीजा न निकला तो ढंग से यह पूछ बैठा। आशा मुश्किल में पड़ी। विनोदिनी ने कुछ भी नहीं कहा। इससे आशा अपनी सखी से नाराज हुई थी। बोली, ठहरो भी 2-4 दिन मिल जुल कर तो कहेगी।
कल भेंट भी कितनी देर को हुई और बातें भी कितनी हो सकीं। महेंद्र इससे भी कुछ निराश हुआ और विनोदिनी के बारे में लापरवाही दिखाना उसके लिए और भी कठिन हो गया। इसी बीच बिहारी आ पहुंचा। पूछा, क्यों भैया, आज किस बात पर विवाद छिड़ा हुआ है? महेंद्र ने कहा, देखो ना, तुम्हारी भाभी ने कुमुदिनी या प्रमोदिनी जाने किससे तो जाने क्या नाता जोड़ा है, लेकिन मुझे भी अगर उससे वैसा ही कुछ जोड़ना पड़े तो जीना मुश्किल जानो। आशा के घूंघट के अंदर घोर कलह घिराया। बिहारी जरा देर चुपचाप महेंद्र की ओर ताकता रहा और हंसता रहा। बोला, भाभी, बात तो यह अच्छी नहीं, ये सब भुलाने की बातें हैं। तुम्हारी आंख की किरकिरी को मैंने देखा है और भी अगर बार बार देख पाऊं तो उसे दुर्घटना न समझूंगा, यह मैं कसम खाकर कह सकता हूं। लेकिन इतने पर भी महेंद्र जब कबूल नहीं करना चाहते तो दाल में कुछ काला है। महेंद्र और बिहारी में बहुत भेद है। आशा को इसका एक और सबूत मिला। अचानक महेंद्र को फोटोग्राफी का शौक हो आया। पहले भी एक बार उसने सीखना शुरू करके छोड़ दिया था। उसने फिर से कैमरे की मरम्मत की और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। घर के नौकर चाकरों तक के फोटो लेने लगा। आशा जिद पकड़ बैठी, मेरी सखी की तस्वीर लेनी पड़ेगी। बहुत मुख्तसर में महेंद्र ने जवाब दिया, अच्छा। और उससे भी मुख्तसर में उसकी आंख की किरकिरी ने कहा, नहीं। आशा को इसके लिए फिर एक तरकीब खोजनी पड़ी। तरकीब यह थी कि आशा किसी तरह उसे अपने कमरे में बुलाएगी और सोते समय ही उसकी तस्वीर को लेकर महेंद्र उसे एक खासा सबक देगा। मजे की बात यह कि विनोदिनी दिन में कभी सोती नहीं, लेकिन उस दिन आशा के कमरे में उसे झपकी आ गई। बदन पर लाल ऊनी चादर डाले, खुली खिड़की की तरफ मुंह किए, हथेली पर सिर रखे वह ऐसी सुंदर अदा से सोई थी कि महेंद्र ने कहा, लगता है फोटो खिंचाने के लिए तैयार हुई है। दबे पांव महेंद्र कैमरा लेकर आया। किस तरह से तस्वीर अच्छी आएगी यह तय करने के लिए विनोदिनी को बड़ी देर तक बहुत अच्छी तरह देख लेना पड़ा। यहाँ तक कि कला की खातिर छिपकर सिरहाने के पास उसके बिखरे बालों को जरा हटा देना पड़ा। नहीं जंचा तो उसे फिर से सुधार लेना पड़ा। कानों कान उसने आशा से कहा, पांव के पास से चादर को जरा बाईं तरफ खिसका दो। भोली आशा ने उसके कानों में कहा, मुझसे ठीक न बनेगा, कहीं नींद न टूट जाए, तुम्हें खिसका दो। महेंद्र ने चादर खिसका दी और तब उसने तस्वीर खींचने के लिए कैमरे में प्लेट डाली। डालना था कि खटका हुआ और विनोदिनी हिल उठी। लंबा निश्वास छोड़ घबराकर उठ बैठी। आशा जोर से हंस पड़ी। विनोदिनी बेहद नाराज हुई। अपनी जलती हुई आंखों से महेंद्र पर चिंगारियां बरसाती हुई बोली, बहुत बुरी बात है। महेंद्र ने कहा, बेशक बुरी बात है, लेकिन चोरी भी की और चोरी का माल हाथ न लगा, इससे तो मेरे दोनों काम गए। इस बुराई को ही लेने दीजिए, उसके बाद मुझे सजा दीजिएगा। आशा भी बहुत आरजू मिन्नत करने लगी। तस्वीर ली गई, लेकिन पहली तस्वीर खराब हो गई, लिहाजा दूसरे दिन दूसरी तस्वीर लिए बिना फोटोग्राफर न माना। उसके बाद मित्रता के चिन्ह स्वरूप दोनों सखियों की एक साथ एक तस्वीर लेने की बात आई। विनोदिनी ना न कह सकी, बोली, यही लेकिन आखिरी है। ये सुनकर महेंद्र ने उस तस्वीर को बर्बाद कर दिया। इस तरह तस्वीर लेते लेते परिचय काफी आगे बढ़ गया। बाहर से हिला, दुला दो तो दबी राख में आग फिर से लहक उठती है। आशा और महेंद्र की मोहब्बत का उत्साह मंद पड़ता जा रहा था। वह तीसरी तरफ की ठोकर से फिर जाग पड़ा। आशा में हंसी दिल लगी की ताकत न थी, पर आशा उससे थकती न थी, लिहाजा विनोदिनी की आड़ में आशा को बहुत बड़ा आश्रय मिल गया। महेंद्र को हमेशा आनंद की उमंग में रखने के लिए उसे लोहे के चने नहीं चबाने पड़ते थे। विवाह होने के बाद कुछ ही दिनों में आशा और महेंद्र एक दूसरे के लिए अपने को उजाड़ने पर आमादा थे। प्रेम का संगीत शुरू ही पंचम के निषाद से हुआ था। सूद के बजाय पूंजी ही भुना खाने पर तुले थे। अब उसकी अपनी कोशिश न रह गई। महेंद्र और विनोदिनी जब हंसी मजाक करते होते, वह बस जी खोलकर हंसने में साथ देती। पत्ते खेलने में महेंद्र आशा को बेतरह चकमा देता तो आशा विनोदिनी से फैसले के लिए गिड़गिड़ाती हुई शिकायत करती। महेंद्र कोई मजाक कर बैठता या गैरवाजिब कुछ कहता तो आशा को यह उम्मीद होती कि उसकी तरफ से विनोदिनी उपयुक्त जवाब देगी। इस प्रकार इन तीनों की मंडली जम गई, मगर इससे विनोदिनी के काम धंधों में किसी तरह की ढिलाई न आ पाई। रसोई गृहस्थी के दूसरे कामकाज, राजलक्ष्मी की सेवा, जतन सारा कुछ खत्म करके ही वह इस आनंद में शामिल होती। महेंद्र आजीजी से कहता, नौकर मेहरी को काम नहीं करने देती हो, चौपट करोगी उन्हें तुम। विनोदिनी कहती, काम न करके खुद चौपट होने से यह बेहतर है तुम अपने कॉलेज जाओ। महेंद्र, ऐसी बदली के दिन। विनोदिनी, ना यह नहीं होने का, गाड़ी तैयार है, जाना पड़ेगा। महेंद्र, मैंने तो गाड़ी को मना कर दिया था।
विनोदिनी ने मैंने कह रखा था कहकर महेंद्र की पोशाक लाकर हाजिर कर दी। महेंद्र, तुम्हें राजपूत के घर पैदा होना चाहिए था। लड़ाई के समय अपने आत्मीय को कवच पहनाती। मौज मजे के लिए कॉलेज न जाना, पढ़ाई में ढिलाई करना विनोदिनी कतई न सह पाती थी। उसके कठोर शासन से दिन दोपहर का विनोद एक बारगी उठ गया और सांझ का अवकाश महेंद्र के लिए बड़ा ही रमणीक और मोहक हो उठा। उसका दिन मानो अवसान के इंतजार में रहता। पहले बीच बीच में रसोई समय पर न बनती और महेंद्र को कॉलेज न जाने का बहाना मिल जाता। अब विनोदिनी सारा इंतजाम खुद करके समय पर रसोई बनाती। खाना खत्म होता कि महेंद्र को खबर कर दी जाती, गाड़ी तैयार खड़ी है। पहले कपड़ों का इस तरतीब से रहना तो दूर रहा, यही पता न होता था कि वे धोबी के यहाँ हैं कि अलमारी की ही किसी गुफा में पड़े हैं। शुरू शुरू में विनोदिनी इन बेतरतीबियों के लिए महेंद्र के सामने आशा को मीठा उलाहना दिया करती थी। महेंद्र भी उस बेचारी की लाइलाज योग्यता पर स्नेह से हंस दिया करता। अंत में सखी के नेह से उसने आशा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर की शक्ल बदल गई। अचकन का बटन नदारद है। आशा झटपट कोई तरकीब नहीं निकाल पाती कि विनोदिनी आकर अचकन उसके हाथ से झपट लेती और बात की बात में सी देती। एक दिन महेंद्र की परसी हुई थाली बिल्ली ने जूठी कर दी। आशा परेशान। देखते ही देखते विनोदिनी ने रसोई से जाने क्या क्या लाकर काम चला दिया। आशा दंग रह गई। अपने खाने पहनने काम और आराम में हर बात में तरह तरह से महेंद्र को विनोदिनी की सेवा स्पर्श का अनुभव होने लगा। विनोदिनी के बनाए रेशमी जूते उसके पांवों में पड़े। विनोदिनी का बुना रेशमी गुलबंद गले में एक संस्पर्श जैसा लगा। इन दिनों आशा सखी के हाथों सज संवर कर इत्र मल कर पति के पास जाती। उसमें कुछ तो होता आशा का अपना और कुछ किसी और का अपनी वेशभूषा के रूप और आनंद में वह अपनी सखी से मानो गंगा यमुना सी मिल गई है। बिहारी की अब वह कद्र न रही थी, उसकी बुलाहट नहीं होती। उसने महेंद्र को लिख भेजा, कल इतवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथ का बना भोजन खाऊंगा। महेंद्र ने देखा यह तो इतवार ही गोबर हो जाएगा। उसने जल्दी से लिख भेजा, इतवार को कुछ जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। फिर भी भोजन कर चुकने के बाद बिहारी खोज खबर के लिए महेंद्र के यहाँ आया। नौकर से पता चला महेंद्र कहीं बाहर नहीं गया है। महेंद्र भैया कहकर उसने सीढ़ी से आवाज दी और कमरे में दाखिल हुआ। महेंद्र बड़ा अप्रतिभ हो गया। सिर में बेहिसाब दर्द है कहकर उसने तकिए का सहारा लिया। यह सुनकर और महेंद्र के चेहरे का हाव भाव देखकर आशा तो अचकचा गई। उसने विनोदिनी की तरफ इस आशय से ताका कि क्या करना चाहिए। विनोदिनी खूब समझ रही थी मामला संगीन नहीं है, फिर भी घबराकर बोली, बड़ी देर से बैठे हो, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं यूडिकोलोन ले आती हूँ। महेंद्र बोला, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं। विनोदिनी ने उस पर ध्यान न दिया। वह जल्दी से बर्फ मिले पानी में यूडिकोलोन डालकर ले आई। आशा को गीला रुमाल देती हुई बोली, उनके सिर पर बांध दो। महेंद्र बार बार कहने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो। बिहारी हंसी रोककर चुपचाप यह नाटक देखता रहा। मन में गर्व करते हुए महेंद्र ने कहा, कमबख्त बिहारी देखे कि मेरी कितनी इज्जत होती है। बिहारी खड़ा था। लाज से कांपते हाथों से आशा ठीक से पट्टी न बांध पाई। लुढ़क कर यूडिकोलोन की एक बूंद महेंद्र की आंख में गिर गई। विनोदिनी ने आशा से रुमाल लेकर अपने कुशल हाथों से ठीक से बांध दिया। सफेद कपड़े के दूसरे टुकड़े को यूडिकोलोन में भिगोकर धीमे धीमे पट्टी पर निचोड़ने लगी। आशा घूंघट काढ़े पंखा झलती रही। स्निग्ध स्वर में विनोदिनी ने पूछा, महेंद्र बाबू, आराम मिलता है? आवाज में इस तरह शहद घोलकर विनोदिनी ने तेज कनखियों से बिहारी को देख लिया। देखा, कौतुक से बिहारी की आंखें हंस रही हैं। उसको ये सब कुछ प्रहसन सा लगा। विनोदिनी समझ गई, इस आदमी को ठगना आसान नहीं, इसकी पैनी निगाह से कुछ नहीं बच सकता। बिहारी ने हंसकर कहा, विनोद भाभी, ऐसी तीमारदारी से बीमारी जाने की नहीं और बढ़ जाएगी। विनोदिनी, मैं मूर्ख स्त्री, मुझे इसका क्या पता। आपके चिकित्सा शास्त्र में ऐसा ही लिखा है। क्यों? बिहारी, लिखा तो है ही। सेवा देखकर अपना भी माथा दुखने लगा, लेकिन फूटे कपाल को चिकित्सा के बिना ही चंगा हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया का कपाल जोरदार है। विनोदिनी ने कपड़े का ओछा टुकड़ा रख दिया। कहा ना, हमें क्या पड़ी, दोस्त का इलाज दोस्त ही करे। बिहारी ने सोचा, दूर रहने से अब काम नहीं चलने का। चाहे जैसे हो, इसके बीच अपने लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। इनमें से किसी को यह पसंद तो ना होगा, लेकिन फिर मुझे रहना पड़ेगा। बुलावे या स्वागत की अपेक्षा किए बिना ही बिहारी महेंद्र के व्यूह में दाखिल होने लगा। उसने विनोदिनी से कहा, विनोद भाभी, इस शख्स को इसकी माँ ने बर्बाद किया, दोस्त ने बर्बाद किया, इसकी बीवी बर्बाद कर रही है। तुम भी उस जमात में शामिल न होकर इसे कोई नई राह सुझाओ। महेंद्र ने पूछा, यानी? बिहारी, यानी मेरे जैसा आदमी
जिसे कभी कोई नहीं पूछता। महेंद्र, उसको बर्बाद करो। बर्बाद होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं। बच्चों की दरखास्त दे दी और मंजूर हो गई। विनोदिनी हंसकर बोली, बर्बाद होने का दम होना चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अपने आप में वह खूबी ना भी हो तो पराए हाथ से आ सकती है। एक बार देख ही न लो पनाह देकर। विनोदिनी, यूं तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता, लापरवाह रहना होता है। क्या ख्याल है भई आंख की किरकिरी, अपने इस देवर का भार तुम ही उठाओ ना। आशा ने 2 अंगुलियों से उसे ठेल दिया। बिहारी ने भी इस दिल्लगी में साथ न दिया। विनोदिनी से यह छिपा ना रहा कि बिहारी को आशा से मजाक करना पसंद नहीं। वह आशा पर श्रद्धा रखता है और विनोदिनी को उल्लू बनाना चाहता है। यह बात उसे चुभी। उसने आशा से फिर कहा, तुम्हारा यह भिखारी देवर मुझे इंगित करके तुमसे ही दुलार की भीख मांगने आया है, कुछ दे दो ना बहन। आशा बहुत खींच उठी। जरा देर के लिए बिहारी का चेहरा तमतमा उठा। दूसरे ही दम वह हंसकर बोला, दूसरे पर यूं टाल देना ठीक नहीं है। विनोदिनी समझ गई कि बिहारी सब बंटाधार करने आया है। इसके सामने हथियारबंद रहना जरूरी है। महेंद्र भी आजिज आ गया। बोला, बिहारी, तुम्हारे महेंद्र भैया किसी व्यापार में नहीं पड़ते। जो पास है उसी से खुश हैं वे। बिहारी खुद न पढ़ना चाहते हो चाहे, मगर किस्मत में लिखा होता है तो व्यापार की लहर बाहर से भी आ सकती है। विनोदिनी, आपका तो हाथ खाली है, फिर आपकी लहर किधर से आती है। और व्यंग की हंसी हंसकर उसने आशा को दबाया। आशा कुड़कर चली गई। बिहारी मुंह की खाकर गुस्से में भी चुप रहा। वह जाने को तैयार हुआ तो विनोदिनी बोल उठी, हताश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं आंख की किरकिरी को भेजे देती हूँ। विनोदिनी के उठने से बैठक टूट गई। इससे महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। महेंद्र की नाराज शक्ल देखकर बिहारी का आवेग उमड़ आया। बोला, महेंद्र भैया, अपना सत्यानाश करना चाहते हो करो, तुम्हारी ऐसी ही आदत रही है, लेकिन जो सरल हृदय की साध्वी तुम्हारा विश्वास करके पनाह में है उसका सत्यानाश तो न करो। अब भी कहता हूं ऐसा न करो। कहते कहते बिहारी का गला रुंध गया। दबे क्रोध से महेंद्र ने कहा, बिहारी, तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, पुझौल रहने दो, साफ साफ कहो। बिहारी ने कहा, मैं 2 टूक ही कहूंगा। विनोदिनी तुम्हें जान बूझकर पाप की ओर खींच रही है और तुम बिना समझे कदम बढ़ा रहे हो। महेंद्र गरज उठा, सरासर झूठ है। तुम अगर भले घर की बहू बेटी को गलत शुभे की निगाह से देखते हो तो तुम्हारा घर के अंदर आना ठीक नहीं। इतने में विनोदिनी थाली में मिठाइयां लेकर आई और बिहारी के सामने रखी। बिहारी बोला, अरे यह क्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। विनोदिनी बोली, ऐसी क्या बात है, मुंह मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी बोला, मेरी दरखास्त मंजूर हुई, शायद आदर सत्कार शुरू हो गया। विनोदिनी होंठ दबाकर हंसी। कहा, आप जब देवर ठहरे, रिश्ते का जोर तो है, जहां भीख या मांगना, आदर तो आप छीन कर ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं महेंद्र बाबू? महेंद्र बाबू ने कोई टिप्पणी नहीं की। विनोदिनी, बिहारी बाबू, आप शर्म से नहीं खा रहे हैं या नाराजगी से? किसी और को बुलाना पड़ेगा? बिहारी, नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जो मिला है काफी है। विनोदिनी, मजाक आपसे तो पार पाना मुश्किल है, मिठाई से भी मुंह बंद नहीं होता। रात को आशा ने महेंद्र से बिहारी की शिकायत की। महेंद्र और दिन की तरह हंसकर टाल नहीं गया, बल्कि उसने साथ दिया। सुबह ही महेंद्र बिहारी के घर गया। बोला, बिहारी, लाख हो, विनोदिनी आखिर अपने घर की तो नहीं है? तुम सामने होते हो तो उसे कैसी झिझक होती है। बिहारी ने कहा, अच्छा, तब तो यह ठीक नहीं। उन्हें अगर एतराज है तो मैं सामने न जाऊंगा। महेंद्र निश्चित हुआ, यह अप्रिय काम इस आसानी से बन जाएगा, वह सोच भी न सका था। बिहारी से वह डरता था। वह उसी दिन महेंद्र के घर गया। बोला, विनोद भाभी, मुझे माफ कर दो। विनोदिनी, कैसी माफी? बिहारी, महेंद्र से मालूम हुआ मैं यहाँ आकर आपके सामने होता हूँ, इसलिए आप नाराज हैं, इसीलिए मैं काफी मानकर रुखसत हो जाऊंगा। विनोदिनी, ऐसा भी होता है भला, मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूंगी। मेरी वजह से आप क्यों रुखसत होंगे? इतना झमेला होगा, ये जानती होती तो मैं यहाँ ना आती। कहकर विनोदिनी मुंह मलिन किए मानो आंसू छिपाने को तेजी से चली गई। बिहारी के मन में आया, झूठे संदेह पर मैंने नाहक ही विनोदिनी के मन को चोट पहुंचाई है। उस दिन मानो मुश्किल में पड़ी राजा लक्ष्मी महेंद्र के पास जाकर बोली, महेंद्र, विपिन की बहू घर जाने के लिए उतावली हो गई है। महेंद्र ने पूछा, क्यों, यहाँ उन्हें कोई तकलीफ है? राजलक्ष्मी, तकलीफ नहीं, वह कहती है मुझ जैसी विधवा ज्यादा दिन दूसरे के घर रहेगी तो लोग निंदा करेंगे। महेंद्र क्षुब्ध होकर बोला, तो ये पराया घर है,